Welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स हम अपनी 3 यूनिट्स पूरी पढ़ चुके हैं और हम आज आपके बीएससी पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 2 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे और हमारा ये चैप्टर है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस एन इंट्रोडक्शन, अर्थात कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार, उनका एक परिचय हम आज के इस लेक्चर में लेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने एसिड और बेस को उसकी स्ट्रेंथ या उसकी प्रबलता के आधार पर ही याद किया है, यानी कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। हार्ड और सॉफ्ट एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि हार्ड या सॉफ्ट ये हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को सिर्फ स्पर्श या टच करके बता सकते हैं। तो एसिड और बेसिस के लिए ये जो परिकल्पना है ये बहुत नई है और बहुत इंटरेस्टिंग। तो आज हम इसके बारे में जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पहले एसिड और बेस की जो परिकल्पनाएं दी गई वो क्या रही होंगी। In 1884, Arrhenius gave a concept of acids and bases. According to Arrhenius concept, an acid is a substance which gives H ion in aqueous solution and a base is a substance which gives hydroxyl ion in aqueous solution. 1884 में आर्हेनियस ने सबसे पहले अम्ल और क्षारों के बारे में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन्स या H आयंस देता है और क्षार वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयंस देता है। Now this concept was extended further by Bronsted and Lowry in 1923. इसी कॉन्सेप्ट को 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने आगे बढ़ाया और उनके अनुसार एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ प्रोटोन एंड बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटोन। उन्होंने परिकल्पना में ये सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, उनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटोन देता है और बेस वो पदार्थ है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है या ग्रहण करता है। नाउ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस रिगार्डेड एज प्रोटोन ट्रांसफ़र रिएक्शन, और इस तरह की अभिक्रियाओं को प्रोटोन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के नाम से जाना गया। इन 2 परिकल्पनाओं के बाद 1923 में ही G.N. लुईस ने एक और डेफिनेशन, एक और परिकल्पना एसिड और बेसिस के बारे में दी और जिसका आधार था इलेक्ट्रॉन युग्म का दान और ग्रहण करना। अकॉर्डिंग टू लुईस, an acid is a substance which can accept a pair of electrons and base is a substance which can donate a pair of electrons. उनके अनुसार, लुईस के अनुसार, अम्ल वह पदार्थ है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है और क्षार या बेस वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है या देता है। In other words, base is an electron pair donor and acid is an electron pair acceptor. अर्थात अम्ल और क्षार की जो लुईस अवधारणा है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाले तो अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाली स्पीसीज को हम क्षार कहते हैं। Now there is an donation of a pair of electron from Lewis base to Lewis acid to form a coordinate bond between two. और लुईस की परिकल्पना के अनुसार अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है क्षार के द्वारा अम्ल को, और बनने वाला बंध एक उप सहसंयोजक बंध या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। Now according to Lewis concept, an acid base reaction involves combination of vacant orbitals of an acid and a filled unshared orbital of a base. लुईस की परिकल्पना के अनुसार अगर हम एक अम्ल क्षार अभिक्रिया देखें तो ए वह अम्ल है जिसके पास खाली ऑर्बिटल्स या रिक्त कक्षक उपलब्ध हैं और वो क्रिया करता है बेस या क्षार बी से जिसके पास एक भरा हुआ लेकिन अनशेयर्ड ऑर्बिटल उपस्थित है। तो इस अभिक्रिया को जब हम लिखेंगे तो ए प्लस बी, बी के हमने जो डॉट दिखाए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और इन दोनों के बीच में जब बंध बना, और बंध जब बना तो चूँकि हमने अभी ये बात की कि ये बंध इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन से बनता है और बनने वाला बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यानी कि बी ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि क्षार है उसने अम्ल यानी कि ए को दे दिया और उन दोनों के बीच में एक उपसहसंयोजक बंध बन गया। Now a strong acid and a strong base form a stable complex AB. In coordination chemistry, the relative reactivity of large number of ligands with different ions has been studied. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि इसमें हम बहुत सारे आयंस को, उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, और ये देखा गया है कि कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो हैवियर आयंस यानी कि भारी आयनों के साथ जिनके पास लगभग भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कंपैरिजन टू दोज with lighter ions having no electrons. Now, based on this preferential bonding, the acids and bases are classified into two parts. तो इस बॉन्डिंग की प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता के आधार पर अम्ल और क्षारों को दो भागों में बांट दिया गया। नाउ क्लास 1 मेटल आयंस एक वह वर्ग है जिसे कि हम क्लास 1 मेटल आयन या प्रथम मेटल आयन की वर्ग कहते हैं, यानी कि वर्ग ए के धातु। It includes those of alkali metals, alkaline earth metals and lighter transition metals in their higher oxidation states as well as proton. इस वर्ग में क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेकिन हल्के संक्रमण धातु आयन, साथ ही हाइड्रोजन आयन सम्मिलित है। क्लास 2 के मेटल आयन कौन से हैं? It includes those of heavier transition metals and those in lower oxidation state. इसमें भारी संक्रमण धातु आयन आते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है। Similarly, ligands also have been classified as class 1 and class 2, depending upon their preference for metal ions. जैसे अम्लों को दो भागों में, जैसे धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, उसी तरह से लिगेंड्स को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्ग 1 और दूसरी है वर्ग 2, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो उनकी धातु आयन के साथ बॉन्डिंग की प्रेफरेंस या प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। क्लास 1 लिगेंड्स कौन से हैं? इट इंक्लूड्स दोज मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव डोनर एटम्स लाइक NO, F, Cl, etc. These ligands combine with class 1 metal ions, यानी कि इसमें वो इंक्लूड किए गए हैं, वो शामिल किए गए हैं अणु या आयन जिनके डोनर एटम या दादा परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोराइड एक्सेट्रा हैं, और ये लिगेंड्स मेटल क्लास 1 मेटल आयंस के साथ प्राथमिकता के आधार पर बॉन्ड बनाते हैं। क्लास 2 ligands it includes those molecules or ions which have donor atoms like phosphorus, arsenic, sulfur, selenium, etc. इसमें उन मॉलिक्यूल्स या आयंस को रखा गया है जिनके दाता परमाणु या तो फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर एक्सेट्रा होते हैं। नाउ दीज लिगेंड्स कंबाइन विद क्लास 2 मेटल आयन। ये लिगेंड्स क्लास 2 मेटल आयंस के साथ बॉन्ड बनाते हैं या कंबाइन होते हैं। Now, greater the tendency of ligand to combine with a metal ion, greater will be the stability of a complex. इन सारी बातों के आधार पर ये कह सकते हैं कि लिगेंड की किसी भी धातु आयन के साथ जितनी ज़्यादा कंबाइन या संयुग्मित होने की प्रवृत्ति होगी, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा या बनने वाला कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अब हम एक टेबल में इसको देख लेंगे। दोज हैविंग टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स विद क्लास 1 मेटल आयन, इसमें हमने उन लिगेंड्स को रखा है जिनकी वर्ग 1 धातु आयनों के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति है। आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, ये अलग अलग ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के लिगेंड्स हैं। और इसी तरह से हमने उन लिगेंड्स की सीरीज़ भी रखी है जो कि इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, जो क्लास 2 मेटल आयंस के साथ अपना बंध बनाती है। Now such classification has been proved to be very useful in predicting and explaining the stability of coordination compounds. Now Pearson in 1963
introduced the term hard and soft to describe the members of class 1 and class 2 respectively. 1963 में पियर्सन ने ये हार्ड और सॉफ्ट यानी कि कठोर और मृदु ये दो पद दिए जो कि क्लास 1 और क्लास 2 के लिए यूज़ किए गए या उनके लिए जाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्लास 1 टाइप मेटल आयंस आर कॉल्ड हार्ड एसिड्स and class 2 type metal ions are called soft acids. Similarly, class 1 type ligands are called hard bases and class 2 type ligands are called soft bases. उन्होंने जो हमने अभी वर्गीकरण किया है मेटल आयंस और लिगेंड्स का, उसको हार्ड और सॉफ्ट की टर्म में किस प्रकार प्रस्तुत किया कि जो क्लास 1 के धातु आयन हैं वे कठोर एसिड्स कहलाए, क्लास 2 के जो मेटल आयंस हैं वो मृदु एसिड्स कहलाए, मृदु अम्ल कहलाए. इसी तरह से क्लास 1 के जो लिगेंड्स हैं उन्हें कठोर क्षार कहा और क्लास 2 के लिगेंड्स को सॉफ्ट या मृदु क्षार कहा गया. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस जिनको कि हम एसिड कह रहे हैं वो क्या है? The metal ions of alkali metals, alkaline earth metals, lighter transition metals with higher oxidation state, जिसमें मेनली आती है फर्स्ट रो के ट्रांजिशन मेटल्स, टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम इन +3, आयरन ऑल्सो इन +3 एंड हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड एज हार्ड एसिड्स. ये हमने अभी बात की है. और द मेटल आयंस ऑफ हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स जो कि सेकेंड और थर्ड रो के हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो लोअर है, जैसे कि मरकरी, पैलेडियम और कॉपर, AgHg आर क्लासिफाइड एज सॉफ्ट एसिड्स. ये इस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड हमने क्लास ए में जिनको रखा है वो सब हार्ड एसिड्स हैं और क्लास बी के जो एसिड्स हैं वो सब सॉफ्ट या मृदु अम्ल हैं. इसी प्रकार से अब हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. लिगेंड्स में एक वे लिगेंड्स हैं जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे हार्ड एसिड्स के साथ जिन्हें हार्ड बेस या कठोर क्षार कहा गया. दीज लिगेंड्स कंटेन मॉलिक्यूल्स हैविंग ON एंड F जैसा हमने अभी ऊपर बात की थी. और वे लिगेंड्स जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे सॉफ्ट एसिड्स के साथ उन्हें मृदु क्षार कहा गया जिनमें कि फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक आदि डोनर परमाणु होंगे. ये हमारा क्लासिफिकेशन बेसिस का है जिसमें आप हार्ड, सॉफ्ट और साथ ही कुछ बॉर्डर लाइन बेसिस को भी देख पा रहे हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इस छोटी सी टेबल में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हो गई हैं. हार्ड एसिड्स की स्मॉल आयनिक रेडियस होगी, हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और हाई एनर्जी LUMU होगा. इसी तरह से अगर हम सॉफ्ट एसिड की बात करें तो लार्ज आयनिक रेडियस होगी, लो पॉजिटिव चार्ज होगा, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और लो एनर्जी LUM होगा. इसी तरह से हार्ड बेस स्मॉल रेडियस, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वीक पोलराइजेबिलिटी, हाई एनर्जी HOMO और सॉफ्ट बेस अर्थात लार्ज रेडियस, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेबिलिटी एंड लो एनर्जी HOMO. तो ये जो चीज़ें हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे हैं ये इनका डिफरेंस भी है और इनके अभिलाक्षणिक गुण भी हैं. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एसिड्स और बेसिस का जो क्लासिफिकेशन है और जो पियर्सन का कॉन्सेप्ट है उससे हम हार्ड और सॉफ्ट एसिड की अवधारणा को समझ सकते हैं. आगे इस लेक्चर में आपको पियर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको हम इस दो टर्म्स के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं ये हमारे आने वाले लेक्चर का टॉपिक रहेगा. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.